नमस्कार, राम राम। दक्षिण भारत के एक सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं प्रकाश राज। मुझे कुछ बताने की आवश्यकता तो है नहीं, आप सभी जानते हैं उनको। सिनेमा में अक्सर विलेन का रोल करते हैं और विडंबना यह कि निजी जीवन में भी अक्सर उन्हें हम खलनायक की भूमिका में देखते हैं। कभी सनातन धर्म के विरुद्ध जहर उगलते हुए, कभी हिंदी भाषा के विरोध में जहर उगलते हुए, कभी उत्तर भारत के विरोध में जहर उगलते हुए, तमाम ऐसी बातें। अभी उन्होंने केरला में एक जगह बैठ करके ज्ञान दिया है कि उत्तर और दक्षिण का जो ये विरोध है कि उत्तर वाले डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं कहाँ करते हैं, कब करते हैं, मैं तो नहीं देख पाया, कभी समझ में भी नहीं आती है ये बात। ये भीतर की कुंठा है जो बाहर निकल आती है बार बार। केरला में बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं कि केरला आ रहे हो, यहाँ आ रहे हो, कमा रहे हो, और मलयालम सीखो और तमाम तरह की बातें। उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक अद्भुत रूपक जो है वो चुना है। उन्होंने रामायण नहीं कहना चाहिए, रामायणा उनके हिसाब से रामायणा है, क्योंकि वे रामा, लक्ष्मणा, रावणा बोल रहे हैं। वह जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लगा करके दे दूंगा, आप स्वयं सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि रामा, लक्ष्मणा और ये सीता जब जो है जंगल में भटक रहे थे तो भूख लग गई उन्हें, दक्षिण प्रदेश में घूमते हुए, साउथ इंडिया, और भूख लग गई तो बाग में फल लगे हुए थे, कहा इसे तोड़ करके खा लेते हैं। कहा नहीं नहीं, यह तो किसी और का है। कहा नहीं ठीक है, भूख लगने पर वनवासी जो है खा सकते हैं। तोड़ करके खा लिया। शूर्पणखा ने देख लिया, उन्होंने जा करके रावणा से शिकायत कर दी। रावणा ने कहा कोई बात नहीं, खा सकता है, लेकिन शूर्पणखा के बार बार कहने पर रावणा थोड़ा क्रोधित हो गया और उसने कहा कि टैक्स दो इसका, हर्जाना मतलब पैसा दो, तुमने फल खाया का, पैसे तो हैं नहीं। तो जो है उसके बाद मामला खराब हो गया। मतलब ये कि उत्तर भारत वाले जो हैं दक्षिण आकर के फल खा रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे हैं। ये उनकी मानसिकता है। ये बीच बीच में जो कुंठा है, जो भीतर का जो विष है, वो बाहर निकलता रहता है। दक्षिण भारत के भी बहुत सारे लोग यहाँ काम करते हैं, लेकिन आज तक किसी नेता ने, किसी अभिनेता ने, किसी पत्रकार ने आज तक कभी नहीं ये कहा है कि दक्षिण वाले यहाँ आकर के कमाई कर रहे हैं और टैक्स नहीं दे रहे हैं। ये क्षुद्र मानसिकता जो है ये बार बार इनकी बाहर निकल करके आती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मानसिकता वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के अनेक क्षेत्रों में ये मानसिकता प्रकट हो रही है। एक और क्षेत्र है जिसको लेकर के अभी बवाल हो रहा है, और वो है परिसीमन का, जो कि हम सभी जानते हैं कि परिसीमन होता है, उसका एक अपना नियम कानून है, आयोग होता है, अपने हिसाब से काम करता है। जो परिसीमन पहले नहीं हुआ, वो प्रस्तावित था तो उसे होना होगा। अब उसको लेकर के छाती पीटने का कार्यक्रम दक्षिण भारत में चालू है कि ये दक्षिण को हाशिए पर धकेलने का काम हो रहा है, कि जो उत्तरदायित्व है, जो जिसे हम कहते हैं कि राजनीति में जो प्रतिशत होता है भागीदारी का जो होता है वो कम हो जाएगा, और उत्तर का दबदबा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम तरह की बातें हैं। वहाँ के पत्रकार जो हैं भावनात्मक अपील कर रहे हैं, उत्तर हमें नहीं सिखाएगा कि दक्षिण को कैसे चलना है, उत्तर डोमिनेट कैसे करेगा। ये उत्तर दक्षिण का विषय है ही नहीं, परिसीमन आयोग का विषय है। परिसीमन आयोग अपने हिसाब से काम करता है, परिसीमन होता है। ये भारत की जो भौगोलिक रेखा है उसे आप देखिए, तो जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो हम नेचुरली पाते हैं कि जैसे ही विंध्य के पार हम जाते हैं तो भूमि रेखा जो है वो सक्रिय होती चली जाती है। उत्तर के पास भूमि अधिक है, जनसंख्या अधिक है। आप राजस्थान ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, ये सभी भूमि से ही बड़े नहीं है, जनसंख्या भी अधिक है। उसी हिसाब से प्रतिनिधित्व होता है, होता आएगा, और इस पर छाती पीटने जैसा क्या है मैं समझ नहीं पाता हूँ। दूसरी बात ये कि जब हम कहते हैं कि हमारी भागीदारी नहीं है या नेशनल अपील जो है वो कम है, तो हमें स्वयं विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। क्या आप किसी एक नेता का उदाहरण दे सकते हैं इन प्रांतों से आने वाला, जिसकी कोई सार्वदेशिक अपील हो या छवि हो? कोई अगर ये कहे कि हम केवल मलयालम बोलेंगे और अंग्रेजी बोलेंगे और हम देश के लोकप्रिय नेता बन जाएंगे, तो यह संभव नहीं है। इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई बांग्ला बोल करके इस देश का लोकप्रिय नेता, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नहीं हो सकता। उसे हिंदी में बात करना होगा। हिंदी सबसे बड़ी संपर्क भाषा है। आज हेमंत विश्व शर्मा की लोकप्रियता बढ़ी है और उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं, तो केवल इसलिए क्योंकि वे हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में उनकी जो अपील है वो लोग सुन रहे हैं। वो सिर्फ
उन्हें अगर लोकप्रियता मिल रही है बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में, योगी आदित्यनाथ के बाद लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए पसंद कर रहे हैं कि उनकी छवि जो है सार्वदेशिक होती जा रही है, ना कि केवल असमिया मुख्यमंत्री या असमिया नेता के रूप में बंधी हुई है। इसलिए इस सत्य से हम कभी मना नहीं कर सकते। आज नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वे भी हिंदी भाषी प्रांत से नहीं आते हैं, गुजराती हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी को अंगीकार किया है, हिंदी में बात करते हैं। और ये शुरू से ऐसा रहा है कि उत्तर के भी जितने भी बड़े नेता रहे हैं, उनकी अगर सार्वदेशिक अपील है तो उसका कारण ये है कि वे एक ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक समझी जाती है, बोली जाती है। भले ही लोग उसे अस्वीकार करें या अपनी अकड़ में, अपने अभिमान में उसे ठुकराने का प्रयास करें, लेकिन सत्य को छिपाया नहीं जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है। इसलिए चाहे प्रकाश राज हों या किसी टीवी चैनल के पत्रकार हों जो ये अपील कर रहे हैं परिसीमन के नाम पर, और दूसरे कोई क्या कहते हैं उसे भाषा के नाम पर जो ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि भाषा किसी के ऊपर थोपे जाने की बात नहीं है। आप सहर्ष अंग्रेजी बोलते हैं, और दक्षिण भारत के जो लोग यहाँ काम करते हैं वे भी यहाँ आते हैं तो प्रयास करते हैं कि अंग्रेजी में संपर्क करें, लेकिन उनकी विवशता होती है कि वे हिंदी बोलने को बाध्य होते हैं, लेकिन कोई उन्हें थोपता नहीं है, वे स्वयं सीखते हैं। दूसरी बात ये कि दक्षिण भारत के दो प्रांतों के लोग जब उत्तर में मिलते हैं, मेरा स्वयं का अनुभव है, ये मैंने कई बार देखा है कि तमिल और मलयाली अगर मंदिर में मिल रहे हैं, तब तमिल मलयालम नहीं जानता है, मलयाली तमिल नहीं जानता है, तो वे एक दूसरे से हिंदी में बात करते हैं, तब उनका सारा रिजर्वेशन जो है वो समाप्त हो जाता है। हिंदी में बात करने को वे बाध्य होते हैं। अगर उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है, कोई ऐसी महिलाएं होती हैं जो पुराने समय की हैं, पढ़ी लिखी अंग्रेजी में नहीं हैं, तो वे हिंदी में बोलने को विवश होती हैं। इसलिए मैं ये बार बार कहता हूं कि हिंदी एक संपर्क भाषा है, संपर्क भाषा के रूप में उसका आदर होना चाहिए, थोपे जाने की कोई कुचेष्टा नहीं है। और रही बात परिसीमन की, तो उस पर भी छाती पीटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीटें तो सभी जगह बढ़ेंगी, उसी अनुपात में बढ़ेंगी जिस अनुपात में जनसंख्या है। ये तो एक गणितीय विषय है, इस पर कोई राजनीति जैसी कोई बात नहीं है। परिसीमन आयोग अपने हिसाब से काम करेगा, उसमें नरेंद्र मोदी जी का कोई दखल नहीं है या उत्तर का कोई दबदबा नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। अब अगर कोई अनावश्यक इसमें विवाद पैदा करना चाहे, उत्तर दक्षिण भाषा, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ करना चाहे, तो उसे भला कौन रोक सकता है। यह इस देश का दुर्भाग्य है, विडंबना कहना चाहिए कि हमेशा जो है इस तरह की राजनीति करके इस देश को बांटने की कोशिश की जाती है, जबकि हम देख रहे हैं कि हमेशा इस तरह की राजनीति जो है वो दक्षिण में होती है या पूर्व में होती है, चाहे बंगाल में हो या दक्षिण भारत में हो। उत्तर में इतने सारे परप्रांतीय रहते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी व्यक्ति को भाषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर दक्षिण भारत के लोगों को कभी परेशान नहीं किया गया, उन्हें सताया नहीं गया, उन्हें छेड़ा नहीं गया, उन्हें अपमानित नहीं किया गया, क्योंकि लोग इस बात की कभी परवाह ही नहीं करते हैं, बल्कि अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत ही आदर और सम्मान से उनके साथ बात करते हैं। इसलिए इस क्षुद्र राजनीति से ऊपर उठ करके विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसा करने से भला क्या प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि परिसीमन का कोई इसकी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि परिसीमन आयोग स्वतंत्र रूप से अपना काम करता है और उसमें राजनीतिक दखलंदाजी नहीं चल सकती। एक ही काम हो सकता है कि उसे टाला जा सकता है, जैसे पहले टाला जाता रहा है, किंतु आज नहीं तो कल वह होगा ही। इसलिए उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और जो प्रकाश राज या तमाम ऐसे लोग, चाहे कमल हासन हो या अन्य हो, जो राजनीति करते हैं भाषा के नाम पर, उससे उन्हें क्या प्राप्त होने वाला है, यह भी विचार करना चाहिए, विशेष करके दक्षिण भारत के आम जनमानस को। आप अपनी बातें, अपनी टिप्पणियां मेरे इस वीडियो पर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।